मैं डॉक्टर स्वाति खरे, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र हूँ। मैं आज जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ, अपना लेक्चर दे रही हूँ, वो प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित है। मैं यह बताना चाहूंगी कि वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी विषय जो है, ये एक बहुत बृहद विषय है और इसको पढ़ने के लिए इसको कई ब्रांचेस में बांटा गया है। जैसे कि अगर आंतरिक रचना जाननी हो तो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, यदि हमको उसकी एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना हो तो हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। इसी तरह इसकी एक ब्रांच है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं पौधे में, वो हम सब के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत। तो आज मैंने जो टॉपिक चुना है, ये बीएससी फाइनल ईयर की छात्राओं के लिए, साथ ही एमएससी के 3rd सेमेस्टर की छात्राओं के लिए और 1 ईयर पीजी की जो छात्राएं हैं, इनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जिस विषय पे आज मैं बताने जा रही हूँ, वो टॉपिक है ऑस्मोसिस। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये ऑस्मोसिस टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का ये एक आधार है। अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको परासरण, ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण, तो परासरण और विसरण, ये टर्म्स ऐसी हैं जिनके बारे में हमको पता होना ही चाहिए, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। ऑस्मोसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है परासरण, इसकी अगर हम सरल शब्दों में परिभाषा बताएं तो ये कह सकते हैं कि जब हम दो सॉल्यूशंस को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग करते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और दूसरा सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन लो होगा। तो इन दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, सॉल्यूशंस को, जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग करते हैं तो हमेशा लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ वाटर, मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनका मूवमेंट होता है। तो ये बहुत सरल शब्दों में मैंने बताया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अब इसमें एक चीज और है कि कई बार इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। कई बार आपको किताबों में ये भी लिखा मिलेगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का, तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए कि वहां पर इन अर्थों में हायर कंसंट्रेशन दिया जाता है कि वहां पे जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया इस चीज को कि, लेकिन आपको यही याद रखना है कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग करते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जो वाटर है या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और आपको ये चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा कि एक तरफ हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो इनका किस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल, जो वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस के साथ साथ मैंने शुरू में कहा था कि डिफ्यूजन जो होता है, जिसको हिंदी में हम विसरण कहते हैं, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं अलग से विसरण ना बताकर यहाँ ऑस्मोसिस के साथ उसका अंतर आपको बताती हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विसरण क्या होता है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इन दोनों में क्या अंतर होता है? ऑस्मोसिस, इससे पहले मैंने आपको भी बता दिया कि क्या होता है ऑस्मोसिस। अब विसरण देखिएगा, जो डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा उदाहरण हम देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप एक कमरे में अगरबत्ती को जला देते हैं तो थोड़ी देर में उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? विसरण होता है। तो विसरण या डिफ्यूजन जो है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस,
तीनों स्टेट में होता है। और इसमें बस ये अंतर है ऑस्मोसिस से कि यहाँ पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यहाँ पर आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो यहाँ पर ये अंतर बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और कि ऑस्मोसिस में लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, जबकि जो डिफ्यूजन या विसरण जो होता है इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये तीनों जैसा मैंने कहा कि स्टेट भी मिलता है, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, और हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो आपको जो डायग्राम आपके सामने है उसमें भी देखिएगा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ पर 3 तरह के सॉल्यूशंस बताए गए हैं। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या विलयन जिसका कंसंट्रेशन सेल सेप के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर से आपको याद रखना है कि ज्यादा है, मतलब जब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सेप के कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम कम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल सेप के कंसंट्रेशन से कम होगा तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सेप के कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर होता है। तो आइसो का मतलब हम वैसे भी सिमिलर या सेम से लेते हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि आइसोटोनिक का मतलब है कि जिसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सेप के कंसंट्रेशन के बराबर है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि इन्हीं सॉल्यूशन के आधार पर हम ऑस्मोसिस के टाइप्स भी बताते हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। यहाँ पर देखिए, आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम सेल को रखते हैं, मतलब कि सेल के अंदर सेल सेप का कंसंट्रेशन कम है और बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस जब भी होगा तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा, मतलब कि सेल के अंदर से वाटर निकलकर बाहर चला जाएगा। और ऐसी स्थिति में सेल के अंदर जो होगा वो पानी की कमी होगी और सेल में क्या होगा, श्रिंकेज होगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सॉस्मोसिस, मतलब सेल से पानी का बाहर निकलना कहलाता है एक्सॉस्मोसिस। और ये कब हो रहा है, जब हमने सेल को रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इसके बाद दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, मतलब अब स्थिति उल्टी हो गई, आपको डायग्राम में भी समझ में आएगा कि सेल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है, तो क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन कम है और सेल सेप का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, लो से हाई की तरफ फिर वाटर का मूवमेंट होगा, मतलब बाहर से सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर पानी का जाना कहलाता है एंडोस्मोसिस। तो और यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गई शुरू में कि ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है ये जब तक चलती है जब तक कि दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो ये हैं तीनों तरह के सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। साथ ही हमने देखा एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के यही टाइप समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं लैब में। ये कहलाता है पोटैटो ऑस्मोस्कोप। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटैटो ट्यूबर लेते हैं, आलू लेते हैं, और उसमें हम 2 भाग करेंगे और फिर एक इनको हम पील कर लेंगे, पहले छील लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आलू को हमने ट्यूबर को 2 भागों में काटा और उसके अंदर हम कैविटी बनाते हैं। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्यूबर है और उसके अंदर हमने एक कैविटी बनाई हुई है।
तो दो तरह के देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। पहले हम फोकस करेंगे ए पर। यहाँ पर देखिए जो कैविटी हमने बनाई हुई है पोटैटो ट्यूबर के अंदर, उसके अंदर हमने भरा हुआ है शुगर सॉल्यूशन और इसको हमने रखा है बाहर। जो आपको एक बीकर या पेटी डिश जैसी दिख रही है, उसके अंदर हमने भरा हुआ है वाटर। तो मतलब आलू की जो आपने कैविटी बनाई है उसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन और बाहर है वाटर। तो यहाँ पर आपको साफ, और क्या करेंगे, जिस लेवल पर हम सेट करते हैं वहां पर आप देखिए पिन लगी हुई है। तो ये पिन जो है वो बी पर लगी हुई है। मतलब जब आपने इनिशियल एक्सपेरिमेंट सेट किया था तो आपने उस शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल फिक्स किया था वहां पर हमने एक पिन लगा दी। वो पिन आपको ये बता रही है कि इसका सॉल्यूशन का लेवल कहाँ तक है। अब आप इसको कई घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो इसमें परासरण मतलब कि ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा और बाहर से पानी जो है वाटर है ये एंटर करेगा कैविटी के अंदर, क्योंकि एंडोस्मोसिस होगा, अंदर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर वाटर है। तो ये पानी बाहर से इसमें एंटर करेगा और आप कुछ घंटों के बाद देखेंगे कि ये जो लेवल होता है, देखिए पिन से कितना ऊपर पहुंच गया है लेवल। तो ये हमको बता रहा है एंडोस्मोसिस के बारे में। और दूसरा आप डायग्राम देखिए, बी डायग्राम जो है, इसमें भी हमने वही आलू के अंदर कैविटी बनाई थी, पर यहाँ अब हम उल्टा करेंगे। कैविटी के अंदर हम रखेंगे वाटर और जो बाहर सॉल्यूशन आपको दिख रहा है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वो शुगर सॉल्यूशन है, शक्कर को घोल के हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कैविटी के अंदर जो वाटर आपने भरा है वो वाटर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब कि आलू की कैविटी के अंदर से पानी निकलकर बाहर की तरफ जाएगा। तो जहां पर आपने, यहाँ पे भी आपको पिन लगानी है लेवल बताने के लिए। तो कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि क्योंकि इसमें से पानी निकल के बाहर जा चुका है तो वाटर का लेवल जो है वो अपने आप डिक्रीज हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाता है ऑस्मोसिस के दोनों प्रकार। ए में आपने देखा एंडोस्मोसिस और बी में देखा आपने एक्सोस्मोसिस। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए हमको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी महत्व के बारे में, इसका सिग्निफिकेंस बताना चाहती हूँ कि पौधों में आपको सबको पता है कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं। इनका सोर्स होता है सॉइल। तो सॉइल से जब वाटर को रूट एब्सॉर्ब करती हैं तो यहाँ पर ज्यादातर वाटर एब्सॉर्प्शन जो होता है वो ऑस्मोसिस के कारण होता है। दूसरा, वाटर का जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, इसमें भी ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होता है। फिर आपने सुना होगा स्टोमेटा का नाम, ये पत्तियों में पाए जाने वाले पोर्स होते हैं जो ट्रांसपीरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इनसे वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद रहते हैं। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, इसमें भी ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी बताती है कि स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा। मतलब यहाँ स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में भी ऑस्मोसिस का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसी तरह क्या होता है कि जब एंडोस्मोसिस, जो मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर पानी जब एंटर करता है तो सेल क्या होती है, उसमें एंडोस्मोसिस हो रहा है तो वो सेल फूलती जाती है। फूलने का मतलब है कि वो अपने डेफिनेट शेप में आ जाती है। ऐसी सेल को हम कहते हैं टर्जिट सेल। तो ये पूरी शेप में अपने सेल आ जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सेल को अपने शेप में रहने के लिए भी ऑस्मोसिस बहुत जरूरी होता है। अभी जो मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया ये, और इसका जो महत्व बताया वो पूरा प्लांट्स के संबंध में बताया, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी डेली लाइफ में भी आप देखेंगे कि ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि पौधों के अलावा भी ऑस्मोसिस जो है हमारी डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो होते हैं, आप उसमें देखेंगे कि शक्कर बहुत डाली जाती है, नमक डाला जाता है। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन में भी ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह आपने घरों में आरओ लगे हुए होंगे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं। तो ये इस ऑस्मोसिस का ही एक उदाहरण है। इसी तरह जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं,
इनकी जो केयर होती है, इनका जो मेंटेनेंस होता है, उसमें भी ऑस्मोसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह जो फूड पैकेजिंग होती है, जो फूड को पैक किया जाता है, तो उसमें भी फूड को फ्रेश बनाए रखने के लिए, मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस इम्पोर्टेंट होता है। और एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ कि मेडिकल में कैसे ये यूज होता है। किडनी में जब डायलिसिस आपने सुना होगा कि जिनको किडनी की परेशानी होती है उनका डायलिसिस होता है, तो वो भी एक्चुअली क्या है, ऑस्मोसिस है। और एक उदाहरण और देती हूँ आपको कि जैसे गला जब खराब होता है आपका, तो आप कहते हैं कि हम गरारी कर लेंगे, मतलब गार्गल कर लेंगे। तो आप पानी में क्या करते हैं, गुनगुना पानी लेते हैं या गर्म पानी लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं और फिर आप उससे गार्गल करते हैं। तो वो भी क्या है, ऑस्मोसिस है। जितने आपकी सेल्स जो फूली हुई हैं, उनसे क्या होता है, पानी निकल के बाहर आ जाता है और जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह प्लांट्स के साथ साथ मैंने आपको ऑस्मोसिस के दूसरे उपयोग भी यहाँ पर बताए हैं। तो मेरा सोचना है कि आज का जो ये टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।